हेलो, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल? ऑल गुड, ऑल फाइन? चलिए, बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो ऑडियो वीडियो क्लियर सर। आपकी क्लास ही होती है 2:30 बजे, बाकी किसी की नहीं होती है। बात करिए मैंने, हो जाएगी। बात करिए मैंने, हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज आपका बर्थडे है क्या चाचू? नहीं भाई। चलिए, सर आज पूजा करके आए हैं। हाँ, तुम्हारी कुटाई करूंगा आज। चाचू कल तो मेरी फील्डिंग सेट कर दी थी। स्कूल में किसने सेट कर दी थी बे तेरी फील्डिंग? नाम बता दे बस तो मुझे। चाचू कल तो आप मेरी फील्डिंग सेट कर देते, बच गया। वो मेरे स्कूल के सर के लिए था वो। ठीक है सर। क्या सीन, क्या चीज ने पेवन? सर सीन क्या ने पेवन? दानिश सर का है आज बर्थडे। हाँ जी, क्लियर है। चाची की तबीयत ठीक हो गई? हाँ जी, हो गई। लगता है ससुराल गए थे। चाचू लगता है बहुत दिनों बाद नहाए हो। मैम की तबीयत ठीक है? चाचू तो भाव खा रहे हैं बोल। चाचू कल बहुत डांट पड़ी राज सर ने, क्यों? 1 पॉइंट क्लास रिकॉर्डेड डाल दो, फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। ठीक है, डाल देंगे अर्चना। दानिश सर को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना, ठीक है। 1 पॉइंट फ्रिक्शन में एक छोटी सी चीज बची है, ठीक है, कर देंगे। तिलक लगा एकदम पोकी लग रहे हैं चाचू, बदमाश। चल भी पढ़ाई कर। क्या बिल्डिंग सेट कर दी, ये कर दिया, मेरा पेन चोरी हो गया। आज मेरी मम्मी ने मुझे लंच बॉक्स में जाम के साथ रोटी दे दी। आज मैंने अचार के साथ खाना खाया। मेरा मोबाइल टूट गया। मुझे नया फोन दे दो। मेरा नाम ले लो। ड्राइंग बना दो। ठीक है सर। केमिस्ट्री का पीडीएफ नहीं डाला क्या टेलीग्राम में? कब का डाल दिया है? सबका फेवरेट बैच कौन सा है? कोई सा नहीं है, सब गधे हैं। सारे के सारे ब्रेन वॉश है। ठीक है, कोई ससुराल सरल नहीं गए भाई। भाई मंदिर था, मंदिर के अंदर मूर्ति पूजन स्थापना था, तो वहां पर मूर्ति पूजन पूजन में बैठे थे, मूर्ति पूजन हो रही थी। ठीक है। पता नहीं बस क्या फीवर हो गया। सर मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे ये खिला दो, सर क्रिस का सॉन्ग सुना दो, फिजिक्स क्लास क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर दानिश जफर आ गए। हाँ, फिजिक्स कब खत्म करेंगे लेक्चर? 8 खत्म हो गया है। जब क्लास लगेगी तो कर देंगे ना खत्म, काहे टेंशन ले रहे हो जाएगा। फिजिक्स में नहीं सर, ये गलत बात है। रोस्ट करो पर मेरे को मत करो। हप, हल, टपोरी कहेंगे। चैप्टर का नाम है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें डिस्कशन करनी है। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? फाइन है। ठीक है, ठीक है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के नाम कौन कौन से होते हैं वो डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड है,
जब मैंने आपको कहा था कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1 से लेकर 18 तक ही पढ़ो, 19 से लेकर 30 तक जो मैं कराऊंगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल से कराऊंगा, मैंने आपको कहा था, तो वो पहले मैं कवर कराऊंगा, फिर केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक पर यहां पर आएंगे। ठीक है, सो पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, फिर हम लोग ऑफ बाउ वाले प्रिंसिपल कराकर फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक पर आएंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, तुम्हारी सबकी मैं बोलती कर रहा हूं बंद। देखो, कान खोल के सुन लो, ज्यादा बकैती मुझे पसंद नहीं है। ये कमेंट के अंदर ज्यादा चू चपाट करी ना, तो तुम सब लोगों के जो हाथ से लिखने की जो कलाकारी है ना, ये छीन लूंगा, बंद कर दूंगा। जवान तो तुम्हारी छीन नहीं सकता, काट नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक बटन दबाते ही तुम्हारे सबके जो लिखने की ताकत है ना, ये छीन लूंगा। ज्यादा चू चपाट अगर चैट सेक्शन के अंदर करी, डर के रहने का मुझसे, समझ गए? ठीक है, छीन लो हमारी शक्ति। लो, फिर तुम्हारी शक्तियां छीन लेता हूं अभी। लो, आओ पढ़ो। अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड पढ़ रहे हैं, और इस मेथड को, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड है, इस मेथड को कहा जाता है ऑफबाउस प्रिंसिपल। सो वी विल यूज टू कॉल्ड इट एज ऑफबाउ प्रिंसिपल। जैसे वो बोर्स मेथड था, बोर्स प्रिंसिपल था, उससे हम लोगों ने करी थी, अब हमारे पास आ रहा है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले चीज आपको समझनी पड़ेगी, सबसे पहले चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हम लोग अगर तो बात कर रहे हैं, हम लोगों ने शेल्स के बारे में डिस्कशन किया था, हम लोगों ने शेल्स के बारे में पढ़ा था, समझा था, अंडरस्टैंड हम लोगों ने किया था, है ना बेटा? वी हैव डिस्कस की शेल्स होती हैं, और शेल्स कौन कौन सी होती है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरीके से शेल होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला क्लास 11th, या मैंने बोला क्लास 9th या 6th, कोई भी क्लास मैंने बोला, तो जनरली आपके स्कूल के अंदर क्या होता होगा? सेक्शन होते होंगे, कि 9th क्लास का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, 11th क्लास का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, 7th क्लास का ए सेक्शन, बी सेक्शन, डी सेक्शन, ऐसे होता होगा ना। अब आपको ऐसे ही समझना है, ये जो शेल्स होती हैं या ऑर्बिट होती है, जिसको के एल एम एन शेल्स कहते हैं, इस शेल्स के अंदर भी सब सेल्स होती हैं। तो हमें आगे जाकर हम लोगों ने और एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कशन किया, तो हमने पाया कि भाई सेल्स के अंदर भी सब सेल्स होती हैं। और सब सेल्स कितने टाइप की होती हैं? इनको 4 सब सेल्स बोला गया है, नाम दिया गया है एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। लेकिन अगर मैं n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे वो भी आपको समझना पड़ेगा। सेकंड सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? जैसे हम लोगों ने एनर्जी शेल्स पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने क्लास में क्लास देखते हैं, एक क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर भी सब सेल्स होते हैं। सो नाउ इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ऑफबाउ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल्स के अंदर सिंपली सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्या समझना पड़ेगा? शेल्स तो हम लोग देख चुके हैं, शेल्स कौन कौन से होते हैं? n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम उसको k शेल बोलेंगे, n की वैल्यू 2 है तो l शेल बोलेंगे, n की वैल्यू 3 है तो m शेल बोलेंगे, n की वैल्यू 4 है तो हम लोग n शेल बोलेंगे, k11। लेकिन अब क्या होता है? शेल्स के अंदर भी सेल के अंदर भी शेल्स होती हैं, और जो शेल्स के अंदर भी शेल्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज आर सिंपली कॉल्ड एज सब सेल्स। हम सेल्स के अंदर जो शेल्स होती हैं इन्हें कहते हैं सब सेल्स। सो सेल्स के अंदर जो सेल्स होती है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सब सेल्स। सब सेल्स कौन कौन सी होंगे बेटा? सब सेल्स होती हैं एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। अगर मैंने बोला है n इक्वल टू 1,
अगर मैंने बोला है n इक्वल टू 1, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं के शेल की। तो के शेल के अंदर सिर्फ एक ही सबसेल होगी। तो अगर मैं सबसेल की बात करूंगा तो ये कहा गया कि भाई के शेल के अंदर सिर्फ एक ही सबसेल है और उस सबसेल का नाम है 1s। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इज 1s। देखो आपको कैसे भी चलेगा कि ये 1s कौन से सेल का पार्ट है, ये 1s जो सबसेल है ये कौन सी सेल का पार्ट है, कैसे पता चलेगा? देखो इसके आगे, एस के आगे जो भी नंबर लिखा होगा, अगर एस के आगे यहां 5 लिखा होता इसका मतलब फिफ्थ सेल का पार्ट है और फिफ्थ सेल के अंदर पहली सबसेल है। एन इस एस के आगे क्या लिखा है 1, इसका मतलब फर्स्ट सेल की एक ही सबसेल है और उस सबसेल का नाम क्या है एस सबसेल, एक ही होती है। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं एन की वैल्यू अगर 2 हो गई तो एल शेल की बात करेंगे बेटा। अगर एन की वैल्यू अगर 3 हो गई तो हम लोग एम शेल की बात करेंगे बेटा। फाइन। और एन की वैल्यू अगर 4 हो गई तो बेटा हम लोग एन शेल की बात करेंगे। वे आर बीइंग टॉकिंग अबाउट एन शेल। सो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोग एल शेल की बात करते हैं तो एल शेल के अंदर 2 सेल होंगी। सो 2 सेल का नाम क्या है, एक का नाम होगा 2s और एक का नाम होगा 2p। तो इसके अंदर 2 शेल होंगी, 2s और 2p, 2 सब सेल इसके अंदर होगी। देखो 2 की बात हो रही है सेकंड सेल में। अगर हम लोग थर्ड सब सेल की बात करेंगे तो इसके अंदर 3s, 3p और 3d। सो 3s, 3p, 3d। और ऐसे इसमें बात करेंगे तो 4s, 4p, 4d और 4f। दिस इज सिंपल पॉइंट जो आपको याद रखना है। सो 4s, 4p, 4d, 4f, 3s, 3p, 3d, 2s, 2p, 1s। ऑल दीज आर सब सेल्स इन अ सेल्स। किसी भी सेल्स के अंदर जो सब सेल्स होती है वो इस तरीके से होंगी। सो n इक्वल टू 1 के शेल 1s, n इक्वल टू 2 एल शेल 2 सेल 2 सब सेल, n इक्वल टू 3 एम शेल 3 सब सेल, n इक्वल टू 4 एन शेल और 4 सब सेल्स इसके अंदर सिंपली स्पेसिफिकली आपकी एड ऑन होंगी। ये आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर है? एसो ऑन। अगर हम बात करेंगे n इक्वल टू 5, अगर मैंने n इक्वल टू 5 बोला तो अगला जो भी नाम होगा KLMNO है ना, इसमें क्या होंगे, इसमें ऐसे लिखोगे 5s, 5p, 5d, 5f। दिस इज सिंपली, यू विल सिंपली राइट डाउन। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ऐसे ही होंगी, f तक ही होंगी, मतलब 5 ही है तो बस सही हो, मतलब सेल सब सेल्स बस 4 ही होती हैं। तो SPDF सिंपल इसी तरीके से आप लिखोगे, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपली ऐसे 6 सेल की बात करोगे 6x, 6p, 6d, 6f, ये सिंपली होती हैं सब सेल्स। तो इसमें सब सेल्स होता है और इन सब सेल्स के अंदर भी क्या होंगे, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। अब ध्यान समझना, ऐसे ही एस सब सेल की भी मैक्सिमम लिमिट होगी, पी की भी, डी की भी, एफ की भी। जैसे एन के की मैक्सिमम लिमिट होती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 18 आएंगे, इसमें 32 आएंगे। ऐसे ही एसपीडीएफ की भी मैक्सिमम लिमिट है कि एस सब सेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में इतने आते हैं, डी में इतने आएंगे, एफ में आएंगे। वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तो है सिंपल कि सेल्स के अंदर सब सेल्स होगा। अब हम लोग इसी के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेथड है उस मेथड को कहा जाता है अफबाउ प्रिंसिपल्स। सो वी विल सिंपली कॉल्ड इट एज कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अफबाउ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं। और जब हम ये अफबाउ प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, तो इसमें सबसे पहला एक चीज आती है एनर्जी निकालना, कि भाई हम लोग किसी भी सब सेल की एनर्जी निकालेंगे। सो एनर्जी ऑफ अ सब सेल, कोई भी अगर आपके पास होगा तो उस सब सेल की एनर्जी कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने शेल्स की एनर्जी निकाली थी ना, जैसे के शेल की एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाली थी ना, ऐसे निकाली थी। ऐसे ही सब सेल्स की भी एनर्जी होती है और सब सेल्स की जो एनर्जी होती है इसके लिए एक रूल होता है। रूल होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूल होता है n+l से। n+l से जनरली जब अगर हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहां पर कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं। फाइन है, क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल किया था। क्वांटम नंबर्स मतलब कुछ नंबर्स है और उन नंबर्स का अपना अपना खुद का मतलब है। अभी मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। जनरली अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो एक नंबर एल है, एक एल है और एक एम है, और एक अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पिन की बात कर रहे हैं तो ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह ऐसे नाम है। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं किसी का, बस अभी आप याद रखना। अभी मैं क्वांटम नंबर के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, बस आपको ये रखना है कि क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वांटम नंबर्स नहीं, पहले मैं इनका काम बताऊंगा कि इनका काम क्या है।
फिर बाद में आप इनका नाम बताऊंगा, फिर इनकी डेफिनेशन बाद में आपको लिखाऊंगा। समझ आ गए? तो पहले मैं इनका काम बताऊंगा आपको कि क्वांटम नंबर्स का काम क्या है। जनरली एनएलएम, ये स्पिन नंबर्स जो होते हैं ये क्वांटम नंबर्स होते हैं। अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना क्वांटम नंबर्स के बारे में, पहले सीधा रूल पर आइए, इसको डिस्कशन करेंगे। तो रूल कहता है n प्लस एल। अब यहां पर एल आपको समझ में नहीं आएगा, सर एल वैल्यू क्या है? अब देखना, अगर हम लोग सब शेल की बात कर रहे हैं तो सब सेल कौन कौन सी है? एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल, है ना? एस पी डी एफ सब सेल, यही सब सेल्स हैं या नहीं है हमारे पास? तो एस पी डी एफ सब सेल है। अगर हम लोग यहां पर एल की बात करेंगे तो याद रखना एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, इसके लिए होती है 1, इसके लिए होती है 2, इसके लिए होती है 3। सो एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 2, एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू 3। सो 0 1 2 3 दीज आर दी वैल्यूज ऑफ सब सेल्स। एल की वैल्यू ये है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए वैल्यूज क्या होती है बेटा? 3 होती है। जनरली हमें क्या निकालना पड़ेगा? एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, जैसे ही हम लोग बोर प्रिंसिपल में करते थे कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको देते थे? लोवेस्ट एनर्जी सेल को। और लोवेस्ट एनर्जी सेल सबसे पहले किस में होती थी? न्यूक्लियस के नजदीक होती थी। सेम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल को जाएगा? उस सब सेल को जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे दे दिया कि ये जो 1s सब सेल है इसकी एनर्जी मुझे बताओ कि 1s सब सेल की एनर्जी कितनी है। तो देखो इधर n की वैल्यू कितनी है? 1 है। और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? तो l की वैल्यू होती है 0। अब ये वैल्यू आई कहां से? ये फिक्स्ड कर दी है, ये ऑफबाउ ने अपने प्रिंसिपल में बताई है कि l की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसके लिए क्या होगा? 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3 होगा, ये बताया उसने। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई 1s की? तो n प्लस एल अगर आपने कर दिया तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई है? 1 प्लस 0। कहने का मतलब, सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल? 1 हो गई। ऐसे अगर कोई आपसे बोलता कि भाई 2s की एनर्जी बताओ कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 2s की एनर्जी, सो n की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। यहां पर s की वैल्यू कितनी हो गई है? देखो s है तो s अगर है तो l की वैल्यू क्या हो गई है? 0। तो यहां एनर्जी कितनी हो गई है? 2 प्लस 0। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो अगर मैं पूछूं कि 1s तो 2s में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? 1s को दोगे, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस आपके सामने लिखता हूं, जैसे 1s, ठीक है, 2s, ठीक है, 1s 2s ऐसे लिख दिया, और 2s के बाद फिर मैंने 2p लिख दिया, फिर 3s लिख दिया, फिर 3p लिख दिया, ठीक है, फिर 3d लिख दिया, फिर मैंने 4s लिख दिया, 4p लिख दिया, 4d लिख दिया, 4f मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया? 4f मैंने ऐसे लिख दिया आपके सामने। और इसी तरीके से, ठीक है, ठीक है, spd, ठीक है, 4s 4p 4d, ठीक है, ऐसे करके मैंने आपके सामने ये सब चीज मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन कर दिया और 4f ऐसे मेंशन कर दिया। अब मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा फिर किस में आएगा, तो इसकी एनर्जी कितनी है भाई? सबसे पहले आपको एनर्जी निकालनी है। तो इसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? n प्लस एल रूल से। तो 1 प्लस 0 कहने का मतलब 1 एनर्जी है। इसकी एनर्जी कितनी है? 2 प्लस 0 कहने का मतलब 2 है। इसकी एनर्जी कितनी है? 2 प्लस 1 है ना, p आ गया, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? 3 हो गई। इसकी एनर्जी कितनी है? 3 प्लस 0 कहने का मतलब 3 हो गई है। इसकी एनर्जी कितनी है? 3 प्लस p है ना, तो यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो व्हाट इज दैट्स एनर्जी? 4। यहां पर एनर्जी की बात करें तो 3 प्लस डी हो गया, तो डी के लिए कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो व्हाट इज दैट्स एनर्जी? 5 हो गया। यस और नो? 4s के लिए एनर्जी की बात करते हैं, सो 4 प्लस 0 हो गया, कहने का मतलब 4 हो गया। 4p के लिए बात करते हैं तो 4 प्लस 1 हो गया, कहने का मतलब 5 हो गया। 4d के लिए बात करते हैं तो 4 प्लस 2 कहने का मतलब 6 हो गया। 4f के लिए बात करते हैं तो 4 प्लस 3 कहने का मतलब इसकी एनर्जी हो गई है 7। अब मुझे बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल को मिलेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है? सबसे कम किसकी है? 1s। 1s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी 2 है, तो एनर्जी 2 किसकी है? 2s की हो गई। अब फिर किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी 3 है, इसकी एनर्जी भी 3 है, इसकी एनर्जी भी 3 है, 2p की भी एनर्जी 3 है, और 3s की एनर्जी भी कितनी है बेटा? 3 है। तो 2p की एनर्जी भी 3 है और 3s की एनर्जी भी 3 है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2p और 3s में से न्यूक्लियस के नजदीक सबसे कौन है?
तो ये सेकंड ऑर्बिट का है, ये सेकंड सेल का है, ये थर्ड सेल का है, ये सेकंड सेल का है, ये थर्ड सेल का है, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां पर n की वैल्यू 3 है। तो न्यूक्लियस के नजदीक सबसे पहले कौन होगा? n इक्वल टू 2 वाला। तो अगर किसी की एनर्जी सेम आ जाए तो आपने n देखना है, जिसका n सबसे छोटा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन दोगे। तो n किसका छोटा है? इसका। तो इसका मतलब 2p में आएगा, फिर आएगा 3s में। फाइन। अब 4 किस किस की है? 4 इसकी है और इसकी है, 3p और 4s की। इसका n है 3, इसका n है 4। तो पहले नजदीक कौन होगा? ये। तो सबसे पहले किस में आएगा? 3p में जाएगा, फिर 3p के बाद किस में जाएगा? 4s। इसकी एनर्जी 5 है, इसकी एनर्जी भी 5 है। तो अगर मैं 3d और 4p की बात कर रहा हूं तो पहले किस में जाएगा? 3d में जाएगा ना। सो पहले किस में जाएगा? सो इट विल गोस पहले 3d और फिर जाएगा 4p में। सो 3d में पहले जाएगा और फिर 4p में जाएगा। देन अगर बात कर रहे हैं 6 में जाएगा, फिर 4d में जाएगा और 4f में एंड सोन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल फिक्स द इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल। तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करोगे? ऐसे प्लेस करोगे। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये बन के आपके सामने तैयार हो गया है कि हाउ विल यू विल फिल इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। ऐसा आपको सबसेल्स दे देगा और बोलेगा भाई इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए, कैसे जाएगा? एक क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, या क्वेश्चन कैसे सकता है? एनर्जी कैलकुलेट करो। तो आप इस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करोगे। अभी दिमाग में कुछ नहीं आना कि सर ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बता दिया, लास्ट में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा तो ब्लॉक कर दूंगा। पहले बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, पावर है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं शक्तिमान हूं। तुम तमराज किल्विश हो, मैं गंगाधर हूं, और तुम गीता विश्वास भी नहीं हो। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? ज्यादा बकैती करी तो ब्लॉक कर दूंगा। क्लियर? सर 5s का एनर्जी लेवल 5 होगा ना? हाँ जी 5 होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 5p का 6 हो जाएगा, 5d का 7 हो जाएगा, 5f का 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर सभी को? चलिए, चूचा चूचा। एसपीडीएफ और वो ब्लॉक पीरियोडिक टेबल वाले ब्लॉक्स है बेटा, वो पीरियोडिक टेबल वाले ब्लॉक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, डरा धमका के चुप करने की कोशिश, डर का माहौल है। सर बीमार हूं तो क्या करूं? ऐसा ना करे जनाब, यही करूंगा। चैट्स बंद करके पढ़ाने में अलग ही आनंद आता है। मास्टर क्वांटम नंबर क्लियर है ऑलरेडी से। सर हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। एनर्जी सब सेल्स का यूनिट जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी ईवी ईवी, इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रोवोल्ट्स। ठीक है। एल का लेवल डिफरेंस इन एसपीडीएफ, एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। ठीक है, क्वांटम नंबर बता बाद में बताऊंगा, पहले काम बता रहा हूं उसका, आपको इजी वे में समझा रहा हूं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मेथड, अब मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं बेटा जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे। हम लोग यहां पर एस पी डी एफ ये सारी के सारी क्या लिख देते हैं? सबसेल्स। अभी मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ऑल द सबसेल्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक आधे को ब्लॉक करा दो, रुक जाओ पहले। ठीक है, क्लियर? यहां पर लिख रहा हूं एन, एन की वैल्यू, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू 7। ये शेल्स है। नीचे की तरफ लिख रहा हूं सेल्स, नीचे लिख रहा हूं सब सेल सेल्स, और इधर लिख रहा हूं सब सेल। फाइन। एन इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल होती है, उस सब सेल का नाम क्या है? 1s, बाकी कुछ नहीं होता। इसमें 2s और 2p, इसमें 3s, 3p और 3d, इसमें 4s,
4p, 4d, 4f एंड सोन आप 5s, 5p या 5d ऐसे लिख सकते हो। 6x, 6p ये भी लिख सकते हो भाई। कंटिन्यू मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहीं तक नॉर्मली खत्म हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन नीचे जरूरत ही नहीं पड़ती है। 5, 6, 7 सेल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं पर खत्म हो जाती है, बट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6s, 6p, 6, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना लंबा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहीं तक खत्म हो जाता है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं 7s। डन है बेटा, इतना चीज मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेन ले रहा हूं और मैं यहां से डायगनली कुछ लाइंस बनाता हूं। मैंने डायगनली काटा, ऐसे इसको कट किया, डायगनली ऐसे 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 कट किया, एंड सो ऑन। अगर यहां होता वो भी कट हो जाता। मान लीजिए अगर इधर आपका होता 6d होता वो कट जाता, इधर क्या होता 7p होता वो कट जाता, एंड सो ऑन। सेम इधर अगर मैं यहां 7d लिखता, ठीक है, इधर 6f लिखता, तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में मेरा ये कट जाता। और अगर मैं इधर बाई चांस 7f लिखता तो नेक्स्ट लाइन में मेरा बाई ये कट जाता। समझ में आ गया? आप सब जानते हो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला फील्ड होगा, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से चलते हैं। तो जब हम ऊपर से चले सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फील होगा, 1s है। 1s के बाद हम किस पे जाते हैं, 2s पे जा रहे हैं। तो 1s के बाद हम 2s पे जाएंगे, तो क्या हम ऐसे घूमेंगे? क्या हम ऐसे घूमेंगे? नहीं। क्या हम ऐसे घूमेंगे? नहीं। हम ना घूमेंगे कैसे, हम ऐसे घूमेंगे, हमें सांप की तरह घूमना है। तो हम 1s से कहां जाएंगे, 2s पर जाएंगे। अभी रीजन समझेगा अपने ऐसे क्यों घूमे। 2s के बाद अगर मैं ऐसे घुमाता तो 2s के बाद क्या था, 3s। 2s के बाद क्या था, अगर मैं ऐसे घुमाता सीधा तो 2s के बाद क्या था, 3s आता। 3s की एनर्जी कितनी है, 3s की एनर्जी है 3। और अगर मैं 2p की बात करूं तो 2p की एनर्जी कितनी है, 2p की एनर्जी 3 है। तो 3s और 2p में पहले कौन आएगा, 3s और 2p में पहले कौन आएगा, 3s और 2p में पहले 2p आएगा ना, क्योंकि इसका n कम है। तो तभी आप समझे, तो पहले 2p लाने के लिए मेरे को इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो सब में ऐसे ही हो रहा होगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऐसे ही आपका हो रहा है, हर जगह आपका ऐसे ही यहां पर हो रहा है। एवरीवेयर दिस इज हैपनिंग साउंड्स, हर एक जगह आपका ऐसा ही हो रहा है, हर एक जगह आपका ऐसा ही हो रहा है, हर एक जगह आपका ऐसा ही हो रहा है। दिस इज हैपनिंग्स आउट, ऐसा ही हो रहा है। तो तुम खुद देख लो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p और 3s। तो देखो 2p और 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 3d आना चाहिए ना। तो देखो 3s के बाद 3p, 4s और 3d, फिर 4p, फिर 4s, फिर 4d, 5p, 6 ऐसे। ये मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल बना दिया कि ऐसे आप उठाओगे सब सेल्स को। रूल क्लियर हो गया आप सभी के सामने? आई होप यहां तक सभी के सामने क्या क्लियर हो गया है। सो रूप रेखा इज बिंग वेरी क्लियर, ये आपको याद रखना है, ये आपको समझ लेना है, ये सिंपली समझने की कोशिश आपको करनी है। डन हो गया बेटा, क्लियर है, फाइन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देखना है ना। हमने अभी देखा कि अगर एस, पी, डी और एफ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एल की वैल्यू है 0, इसके लिए है एल की वैल्यू 1, इसके लिए है एल की वैल्यू 2, इसके लिए है एल की वैल्यू 3। ठीक है, इसके लिए एल की वैल्यू 3। अब ध्यान से समझना, अब नॉर्मली क्या आएगा, एक क्वांटम नंबर और आता है जिसको हम लोग एम बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स बोलते हैं मतलब कितनी ऑर्बिट्स आएंगी, कितने ऑर्बिट्स हैं, सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट समझ रहे हो कि नंबर ऑफ कितने घेरे बनेंगे, कि एस वाले कितने घेरे बन रहे हैं, एस के कितने घेरे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एस की ऑर्बिट्स देख रहे हो, कितनी सारी एस की ऑर्बिट्स है, ये सारी एस की ऑर्बिट्स है, ये सारी पी की ऑर्बिट्स है, ये सारी डी की ऑर्बिट्स है, ये सारी एफ की ऑर्बिट्स है। तो अगर हम किसी के अंदर भी होंगे तो एस की नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितनी बनेंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर, तो उसके लिए क्वांटम नंबर यूज क्या था, एम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल इज इक्वल टू एम होता है। अगर बेटा मैंने 0 बोला तो -0 से लेकर +0, यार -0 +0 कोई नंबर होता है, नहीं होता है। तो एस की नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितनी बनेगी, एक ही ऑर्बिट्स बनेगी, एक ही नंबर बना ना, एक ही नंबर, 0 एक ही नंबर है, -0 +0 कुछ नहीं होता, एक ही नंबर बना। एक ऑर्बिट को दिखाने के लिए कैसे शो करेंगे, एक डब्बा बनाया जाता है, एक ऑर्बिट को शो करने के लिए एक डब्बा बनाओगे।
अब पी की बात करो तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो पी के लिए एल की वैल्यू इतनी है, तो -1 से लेकर +1, -1 से +1 का मतलब -1 0 एंड +1, कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3, तो कितने ऑर्बिट बन गई, 3, एक ऑर्बिट के लिए एक डब्बा, 3 ऑर्बिट के लिए 3 डब्बे बनाओगे, 1 2 3। नेक्स्ट यहां पर आओ, 2 पर आओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 से लेकर +2, तो कहने का मतलब -2 -1 0 1 एंड 2, हाउ मेनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू मतलब 5 डब्बे, 5 वैल्यू मतलब कितने हो गए बेटा, 5 डब्बे, सो एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा एंड 5 डब्बा। यहां पर देखिए -3 से लेकर +3 तक, -3 -2 -1 0 1 एंड 2, सो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, मतलब 6 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट का मतलब फाइन है, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड। सो एक, सॉरी, -3 -2 -1 0 1 2 और एक हो रहेगा ना 3, 7 बनेगी, सॉरी, तो यहां पर कितनी बनेगी बेटा, एक हो रहेगा 3, तो यहां बनेंगे 7, 7 का मतलब 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6, 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बे यहां बन गए, ये सिंपली आपको याद रखना है, सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है। अब इंपॉर्टेंट समझना, एक ऑर्बिट के अंदर ना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, कहने का मतलब अगर मैं एक डब्बे की बात कर रहा हूं, इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड ओनली रिसाइड्स देयर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर इसके अंदर आ सकता है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर, सो द मीनिंग ऑफ पेयर इज दो इलेक्ट्रॉन, एक डब्बे के अंदर एक पेयर, एक पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करोगे बेटा, एक नेक्स्ट क्वांटम नंबर आएगा जिसको बोलते हैं स्पिन, इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करोगे, स्पिन मतलब डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाए हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ बनाओगे, पेयर, जैसे मेल और फीमेल्स अलग होते ना, तो मान लीजिए ये मेल है तो फीमेल कैसे बनाओगे, सिंबल्स में ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन को शो ऐसे किया जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, पहले एक इलेक्ट्रॉन बनाया फिर दूसरा, इतना है, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर तीन डब्बे, तीन डब्बे के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 2 जा 6, एक डब्बे में दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपको अगर फिल करने हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक डायरेक्शन वाले फिल करो, ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे ऐसे बनाते जाओ, ऐसे ऐसे, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे नहीं फिल करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, पहले एक डायरेक्शन वाले, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 आ गए, फाइन। अब इधर फिल करने, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले आप ऊपर वाला ड्रॉ करोगे, पहले आप हो सकता है बेटा नीचे वाला ड्रॉ कर दो, नीचे वाला डायरेक्शन जो है ना ये वाला भी बना सकते हो, पहले ऐसे करके, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे बना दिया, अब ऊपर वाला बना दो, 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए, 10 आ गए। तो सेम यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो यहां पर आए हैं 14 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 14 इलेक्ट्रॉन कुड ओनली रिजाइड्स देयर, 15 14 इलेक्ट्रॉन ही यहां पर आपके आ सकते हैं। दिस इज द सिंपल रूल्स दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो एस ऑर्बिटल के एस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2, तो एस की स्ट्रेंथ हो गई 2, पी की हो गई ये, इसकी ये, इसकी ये, और ये आपको समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। अब इस रूल को फॉलो करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये किसके लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये लास्ट वाला हो गया नियोन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूं।
हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन। कौन सी सबसेल में खत्म हो जाएगा? पहली सबसेल के अंदर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1। एस सेल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 आप यहां पर लिख दोगे। नाउ कमिंग टू द हीलियम। हीलियम की बात करें, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? दो है। तो अगर हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे लिखेंगे? 1s2। सबसे पहले वन में भरोगे, एस में मैक्सिमम दो हो सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। इसकी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। 1s के बाद हम किस पे जाते हैं? 2s पे जाते हैं ना। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, तीन में से दो गया एक, तो नेक्स्ट में चल जाएगा, नेक्स्ट सबसेल में 2s1। इधर क्या आएगा? इधर आएगा 1s2, दो इसमें आ जाएंगे, और बचे हुए दो नेक्स्ट सबसेल 2s2 हो जाएगा। यहां क्या आएगा? 1s2, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? 2s2। 2s के बाद हम लोग किस में भरेंगे? 3s में भरेंगे या 2p में भरेंगे? तो 2p में भरेंगे, क्योंकि 2p की एनर्जी कितनी है? 3 है, 3s की भी एनर्जी 3 है। लेकिन 2p और 3s में n किसका छोटा है? 2p का। और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 है ना बेटा। तो यहां पर कितने हो गए? दो यहां भर दिए, तो p में कितना आएगा? एक आ गया। दो दो चार और एक पांच। यहां क्या आएगा? 1s2, 2s2, और यहां क्या आएगा? 2p2। यहां क्या आएगा? 1s2, 2s2, और यहां क्या आएगा? 2p3। यहां क्या आएगा? 1s2, 2s2, और यहां क्या आएगा? 2p4। चार दो छह, दो आठ। यहां क्या आएगा? 1s2, 2s2, यहां क्या आएगा? 2p5। पांच दो सात और दो नौ। देख रहे हो यहां? देखिए क्या आएगा? 1s2, 2s2, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 6 दूनी 8, 8 और 2 10। पूरे हो गए या नहीं हो गए? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से हो गई है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? जब हम फिजिक्स में मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल निकालेंगे, वहां पर इसका यूज होगा, फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। अब देखो, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी बोर्स मेथड के अनुसार, तो बोर्स मेथड ने क्या कहा था? देखिए, बोर्स मेथड ने बनाया था के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। चलो, क्या इससे सर वो भी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। देखो, एस फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के अंदर कित एस वो एस सब सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो देखो n इक्वल टू 1 के के लिए ही होती है। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब खाली है। देखो यहां से पता चल रहा है। यहां पर देखिए फर्स्ट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी सर, तो यहां दो भर दिए, बाकी सब खाली। यहां देखिए, इधर फर्स्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी सर। सेकंड सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, लीजिए, बाकी खाली। इधर देखिए, फर्स्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। सेकंड सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, बाकी सब खाली। इधर देखिए, फर्स्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। सेकंड सेल के अंदर दो इधर, सेकंड सेल के अंदर एक इधर, और दो प्लस एक कितना हो गया? तीन हो गया। तो देखिए 2,3 हो गया। इधर आइए, फर्स्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। सेकंड सेल के अंदर दो इधर और दो इधर, तो कितना हो गया? चार इधर हो गया। यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इधर क्या हो जाएगा? 2,5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 2,6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 2,7 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। देखो 6 और 2 8। क्लियर है इतनी चीज? तो ऑफ प्रिंसिपल से बता दी और बोर्स मेथड से भी बता दी। 10 तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। क्लियर? हाँ, वीक फील्ड लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, हाँ। सर ये तो पूरा 11th है, हाँ जी पूरा 11th है। सर जी इट्स हार्ड, अनुज पुंडीर कह रहा है। ओ माय गॉड, नो इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। पुंजीर होके पुंजीरों का नाम बेकार खटा है तू बंदा बाछा। तुम अगर मेरे सामने होता तो तुमको मैं रैप्टे पे रैप्टे मारता, रैप्टे पे रैप्टे मारता, इतना मारता, इतना मारता कि पुंडीरों का नाम तू बदनाम कर रहा है। गांदा बाचा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा 1.0 में। अरे बेटा इजी है, तो प्रैक्टिस करके देखना, इजी है।
हाँ ले रहा हूं ले रहा हूं ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, क्लियर यहां तक इतनी चीज। चलो आगे बढ़ो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेड की बात कर रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहां क्या आएगा? सोडियम, फिर क्या आएगा? मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा? सिलिकॉन, फिर क्या आएगा? फास्फोरस, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा आर्गन, फिर आएगा पोटेशियम, और देन कैल्शियम वुड बी देयर। यहां पर देखिए, अब आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, देखो, आप नोबल गैसेस के बारे में जानते हो, यू आर बीइंग अवेयर विद नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन गैस। ये सारी क्या है? नोबल गैसेस है। ये सारी क्या है? नोबल गैसेस। अब एक चीज समझना, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड हीलियम, अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात कर रहा हूं, चलो मैं इस दूसरी चीज, ये सब चीज नेक्स्ट स्लाइड पर, मतलब इधर पहले बताता हूं। अब देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारी चीज है, फाइन है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं और हीलियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का, हीलियम का कितना होता है? Z=2। ये के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तक, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और के शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का रूल नहीं फॉलो होगा, समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन, हीलियम कैसा है? हीलियम स्टेबल है, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और के शेल में ही है, हीलियम बाकी में जा रहा है, तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो हीलियम कैसा है? फुलफिल्ड है। सिमिलर वे में ये जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, ये ग्रुप 18 में आती हैं, और ग्रुप 18 में जितने भी होंगे, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट हीलियम। एक्सेप्ट किसको? किसको छोड़ के? एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के। हीलियम के कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके भी 8 होंगे, लास्ट में 8, लास्ट में 8, लास्ट में 8, लास्ट में 8। ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अगर ये सारे के सारे फुलफिल्ड हैं बेटा, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना, और ना ही इलेक्ट्रॉन आपके लूज करेंगे। ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। सो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। ये सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। भाई ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है, जो आपको समझनी है, आपको अंडरस्टैंड यहां पर रखनी है। फुलफिल्ड है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेबल हैं। और इसका मतलब ये क्या होंगे? नोबल गैसेस का मतलब क्या है? इनको इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। इनर्ट गैस का मतलब नो रिएक्शन, ये किसी के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इनके बगल में कोई एलिमेंट अगर हमने पटक भी दिया, ना तो ये उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे सोडियम और क्लोरीन को हमने डालता तो सोडियम दे रहा था, क्लोरीन ले रहा था। ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो कभी नहीं देंगे। तो डेट्स वाई नोबल गैसेस इनर्ट गैस डालते हैं। इसीलिए अब जब हम आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो सोडियम से पहले कोई नोबल गैस आई है? सोडियम से पहले हमारे पास कोई नोबल गैस आई है? हाँ जी सर, कौन सी आई है? नियोन। तो अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2p6 हमें फिर से लिखना पड़ेगा ना? हाँ जी सर। तो हम ये ना लिखकर हम डायरेक्ट पता क्या करेंगे? हम लिखेंगे सीधा, यहां पर लिखेंगे नियोन, लिख देंगे ऐसे करके, और इसके आगे तो 2s के बाद किस में जाएगा? 2s के बाद जाएगा 3p में। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 3p1। समझ गए या नहीं? ये सब चीज तो सेम लिखी जाएगी, बस 2p के बाद क्या आएगा? 2p के बाद सॉरी 3s आएगा, सॉरी 2p के बाद क्या आएगा? 3s, माय मिस्टेक। क्या आएगा? 3s। तो अब हम क्या लिख देंगे यहां पर? सीधा हम यहां पर लिख देंगे 3s। सो हम क्या लिख देंगे? 3s1। तो देखो 10 इधर, 1 इधर, 11। तो नियोन, फिर इधर 3s2, फिर इधर क्या आ जाएगा? नियोन 3s2 और 3p1। 3s के बाद देखो किस में जाएगा? सो 3s के बाद तुम खुद देख रहे हो, 3s के बाद जाएगा ये
3p में। समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर, 3p में जाएगा। सो 3p1 हमने लिख दिया यहां पर। सिमिलर वे में नियोन लिख दिया। अब आपको देख लो ना, 10 11 12 13, फिर यहाँ 3s2 3p2, फिर यहां पर नियोन ऐसा आएगा 3s2 3p3, यहां पर नियोन सेम आएगा 3s2 3p4, यहां पर नियोन सेम आएगा 3s2 3p5, यहां नियोन सेम आएगा 3s2 3p6। फिर से देखिए ये आर्गन क्या है? नोबल गैस है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब हम यहां सीधा लिखेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का 18 है। और 3p के बाद किस में जाएगा? 4s में, है ना? 3p के बाद देखो किस में जाएगा? सो 3p के बाद जाएगा 4s में। यस और नो? हाँ जी सर। सो 3p के बाद सीधा 4s में। तो यहां क्या लिखोगे? 4s1। तो यहां क्या लिखोगे? आर्गन 4s2। सिंपल ऐसे लिखोगे। अब ओबा प्रिंसिपल से देख लेते हैं। के एल एम और एन हमारे पास है। के एल एम एन हमारे पास है, हाँ जी। सोडियम के लिए क्या आया था बेटा? तो सोडियम सॉरी नियोन के लिए क्या आया था? 2,8। 10 होता है ना, तो 2,8। तो नियोन का तो देखो ना बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नियोन का, तो के शेल तक खत्म, एल शेल तक खत्म हो गया था। अब क्या आ रहा है? थर्ड शेल आ रही है। तो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 1 हो गया। यहां क्या आ जाएगा? 2,8,2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड शेल में देखो 2 इधर और 1 इधर, 3। सो 2,8,3। यहाँ क्या आ जाएगा? 2,8,4। देखो 2 और 2 4, 3 3 है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? 2,8,5। यहाँ क्या आ जाएगा? 2,8,6। यहाँ क्या आ जाएगा? 2,8,7। यहाँ क्या आ जाएगा? 2,8,8। देखो 6 और 2 8। फाइन, थर्ड में हो गया। अब देखो थर्ड के बाद फोर्थ में जा रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा? 2,8,8। अब 4 में जा रहा है, तो 4 के लिए n की वैल्यू 1। अब इधर क्या आ जाएगा? 2,8,8,2। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सिर्फ अभी 18 तक देख रहे हो, 18 के बाद यहां 9 आना चाहिए था। मैंने तुमने कहा था कि सर इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन m में तो कितने आते हैं? 18। तो सर यहां 9 आना चाहिए था, यहां 10 आना चाहिए। मैंने आपको कहा था पेशेंस होल्ड कर लो, ओहम प्रिंसिपल से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया ना? देखो कि ये 2,8,8,1 क्यों आया, 2,8,8,2 क्यों आया, इधर से क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से अगर होगी भी तो चुपचाप से लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ब्लॉक कर दूंगा। होगी भी तो लिख देना, नहीं है वरना ब्लॉक कर दूंगा। पिंक कलर से हीलियम के ऊपर क्या लिखा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। ठीक है प्रॉब्लम बहुत है, आपसे नहीं है सर। हमारे स्कूल में इस चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। अब क्लियर हो गया ना? ठीक है। मैं खुद एक प्रॉब्लम। सर पर एस की तो एक ही ऑर्बिटल है ना? हाँ भाई एक ही ऑर्बिटल है। अब इसके लिए एक ही, तो हमने एस की एक ही ऑर्बिटल लिखी ना, उस एस की एक ही ऑर्बिटल। अरे भाई उसके आगे नंबर भी तो देखना है, एन भी तो देखना है। एन क्या है उसके आगे बेटा? एन भी देखना है। एक ऑर्बिटल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक है। एस एन इक्वल टू 1 में भी तो देखना है, ठीक है? एन भी तो देखना है। डन, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जेड 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये क्या है? स्कैंडियम। ये क्या है? टाइटेनियम। ये क्या है? वैनेडियम। ये क्या है? क्रोमियम। ये क्या है? मैंगनीज। ये क्या है? आयरन। ये क्या है? कोबाल्ट। ये क्या है? निकल। ये क्या है? कॉपर। और ये क्या है? जिंक। ठीक है भाई? यस सर। चलिए आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा? आर्गन। आर्गन ही आ रहा है ना, तो यहां क्या आ गया? आर्गन 4s2। तो हम यहां क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2। यस और नो? आर्गन का 18 19 20।
4s के बाद हम किस में जाते हैं, 4d में। 4s के बाद हम किस में जाएंगे, देखो 4s के बाद हम किस में गए, सॉरी 3d में। 4s ये रहा, 4s के बाद किस में जाएंगे, 3d, और d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यस और नो। तो 4s2 3d1 18 19 20 21, ये सेम आएगा 3d2। इधर आइए, ये सेम आएगा 3d3 18 19 20 और 3 23। इधर आइए, आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, आर्गन 4s2 3d4, आप ऐसे लिखोगे, है ना, आप ऐसे लिखोगे। बट ये हो गया है रॉन्ग, ये हो गया है रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों आ गया, समझना। स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको दो रूल बता चुका हूं, या तो लास्ट सेल फुलफिल्ड हो या लास्ट सेल एम्प्टी फिल्ड हो। एक रूल और लिख लीजिए, मैंने कहा था ना हाफ फिल्ड वाला रूल भी बताऊंगा। सो हाफ फिल्ड वाला, अधूरे वाला। एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, है ना बेटा, है ना बेटा। दिल ना दिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, ले बेटा। तो पी का हाफ 3 इलेक्ट्रॉन, डी का हाफ 5 इलेक्ट्रॉन, एफ का हाफ 7 इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड भी स्टेबल में बताया गया है, हाफ फील्ड भी स्टेबल में बताया गया। अभी हम लोगों ने क्रोमियम का लिखा आर्गन 4s2 और 3d4, हमने ये लिखा ना आर्गन 4s2 3d4। क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर्गन 4s1, सॉरी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4s1, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं 3d5, तो आपने क्या देखा, क्या देखा, ये हाफ फिल्ड हो गया है। और आपने क्या देखा, ये भी हाफ फिल्ड। तो मैं अभी क्रोमियम जो अनस्टेबल था, अब यहां से ये कैसा हो गया, स्टेबल। सो ये कैसी हो गई है, इसकी करेक्टेड, ये इसकी हो गई है करेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्चुअल कैसी बनी थी, ये आपकी है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्टेड क्या, ये है। तो एक्सेप्शनल केस है ये क्या है बेटा, एक्सेप्शनल केस है, यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका एक्सेप्शनल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा बन जाएगा, तो करेक्ट वन कैसा बनेगा, सो करेक्ट वन बन जाएगा आर्गन 4s1 3d5 हाफ फिल्ड करके स्टेबल। सो दिस इज राइट, समझ गए, क्लियर है। एक्सेप्शनल केस, तो क्रोमियम किस में आता है, एक्सेप्शनल केस में आता है, दिस इज व्हाट यू। मैंगनीज में क्या बन जाएगा, आर्गन 4s2 3d4 था, यहां ऐसे ही चलाओगे 3d5। सो आर्गन यहां क्या बन जाएगा, 4s2 3d6 18 19 20 और 6 26, देखो। तो यहां क्या बन जाएगा, आर्गन 4s2 3d7, यहां क्या बन जाएगा, आर्गन सेम, बाकी ऐसे ही चलाओगे 3d8, यहां क्या बन जाएगा, आर्गन 4s2 3d9। फिर से एक एक्सेप्शनल केस, एक एक्सेप्शनल केस तो यहां पढ़ा, एक एक्सेप्शनल केस यहां पढ़ोगे, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्शनल केस आ जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी रॉन्ग। सो दिस वुड बी योर रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो जाएगी, करेक्टेड कर सकते हैं। अगर मैं एस का 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दूं, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये फुल फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर। सो करेक्टेड कैसा बन जाएगा, तो करेक्टेड बन जाएगा आर्गन, ऐसे लिखोगे 4s1 3d10। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज हो जाएगा करेक्टेड वन, करेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 4s1 3d10 हो जाएगा, सो 4s1 3d10 करेक्टेड हो जाएगा, ये याद रख लेना, एक्सेप्शनल केस। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, सो आपके पास बन जाएगा फिर आर्गन 4s2 3d10, ये हो जाएगा ऐसे। बस 30 तक ही करनी है, ये दो याद रख लेना, ये पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे करेक्टेड करके, बस इतनी ही करनी है, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं करनी है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए।
इन जेएंड के आर्मी V3 चिल फायर्स इनटू 200, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। लेक्चर कब तक खत्म होगी? हिस्ट्री क्लास है। जितिन वर्दी कह रहा है, ब्लॉक कर दूंगा, चुपचाप पढ़ाई कर ले। डन? यस और नो? समझ गए? फटाफट से बताइए। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस में है। डाला है भाई, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस के लिए कोई रीजन नहीं दिया गया। ठीक है, कोई रीजन नहीं दिया गया, बस डाला गया, चुपचाप पढ़ लो, बस इतना ही तुम्हें पढ़ना था। ये चैप्टर खत्म हो गया, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नाउ कमिंग टू द चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहली टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। आप सभी के पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन गिवन होती है, हाँ जी। उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आता है ना कि भाई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, कैसे करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, ऐसे दे दिया। तो ये जो इस साइड में गिवन होती है इनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के इस साइड में गिवन होता है उनको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो होना क्या चाहिए? हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में जितना भी माल मटेरियल है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट की तरफ जो भी माल मटेरियल है, तब केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अभी मैं आपको लिख कर देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन गिवन है NH3 प्लस O2, NH3 प्लस O2 गिव राइज टू NO प्लस H2O, NO प्लस H2O। मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है। बोला कि भाई पहले बताया कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आपने कैसे देखना है कौन कौन सा माल है हमारे पास? हमारे पास एक माल है नाइट्रोजन, एक माल है हाइड्रोजन, एक माल है ऑक्सीजन। यहां रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन अकेला है, तो यहां नाइट्रोजन की रिएक्टेंट साइड में संख्या कितनी है बेटा? एक है। और रिएक्टेंट की ना प्रोडक्ट साइड में भी संख्या देखो, नाइट्रोजन भी एक है। एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो बैलेंस है। नेक्स्ट मान है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम है। H3 का मतलब क्या है? H प्लस H प्लस H, ऐसे मतलब है 3 एटम है। हाइड्रोजन तो 3 है, यहां कहीं हाइड्रोजन है? नहीं है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को देखो, यहां है 2 एटम है। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस था। ऑक्सीजन के इधर देखो कितने एटम गिवन है? 2 एटम गिवन है। इधर ऑक्सीजन के कितने? एक इधर और एक इधर, तो 1 प्लस 1 2 है। तो ऑक्सीजन बैलेंस है बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। हमें क्या करना है? बैलेंस। आप लोग को बैलेंस करने का एक तरीका स्कूल में बताया होगा कि नंबर लिख दो कुछ भी और उससे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, वो सब नहीं करना है। मैं तुम्हें एक मेथड बताऊंगा, चाहे तुम आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे तुम इस ग्रह के हो या नहीं हो, मंगल ग्रह के हो, जुपिटर के हो, सैटर्न के हो, नेपच्यून के हो, प्लेटो के हो, तब भी तुम्हें समझ आएगा। जो मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको स्टार्टिंग में करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा मेथड सुनना, बैलेंस करने का बहुत आसान है और सॉलिड है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मान लीजिए क्वेश्चन तुम्हें क्या गिवन था? NH3 प्लस, ठीक है, प्लस O2 गिव राइज टू NO प्लस वाटर, तुम्हें ये मिला। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? इसके आगे A लिख दो, इसके आगे B लिख दो, इसके आगे C लिख दो, इसके आगे D लिख दो, ऐसे लिख दो। तुम्हारे पास माल कौन कौन से हैं? ठीक है, नाइट्रोजन के लिए देखिए, नाइट्रोजन के लिए ये A का मतलब क्या है? जैसे मैंने इधर 2 लिख दिया है और 2NH3 लिख दिया है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि 2 बार NH3, इसका मतलब क्या है? NH3 प्लस NH3। तो नाइट्रोजन कितनी बार आया? 2। या तो आप ऐसे कर दो और हाइड्रोजन 3 और 3 6 आ गया, या आप डायरेक्टली ऐसे कर लो 2N प्लस 6H हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 और ये 2N हो गया, ऐसे कर दो। तो अगर इसके आगे A लिखा है तो ये इसके साथ भी जा रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है। तो नाइट्रोजन के इधर क्या आ गया? A। नाइट्रोजन के आगे इधर क्या आ गया? यहां कहीं नाइट्रोजन नहीं। इसके लिए इक्वल टू लिखो, ठीक है। इसके लिए क्या लिखोगे? एरो के लिए लिखो इक्वल टू, एरो के लिए लिखो इक्वल टू। नाइट्रोजन कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। नाइट्रोजन के आगे यहां क्या लिखा है? C लिखा है। तो पहली इक्वेशन बस ये बन गई है, A इक्वल टू C। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3A। हाइड्रोजन यहाँ कहीं है? नहीं है। इक्वल टू है। हाइड्रोजन और कहां है? यहाँ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2D। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आइए ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए यहां क्या लिखा है? 2, तो इसका मतलब क्या है?
2b इक्वल टू लिखे, ये C इसके साथ जा रहा है, C और ऑक्सीजन इधर जा रहा है, तो C प्लस डी। ये 3 इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, 3 अननोन है, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। एबीसीडी की वैल्यू आएगी, पुट कर दोगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस, बस ऐसे करना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूं। तुम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने थोड़ी ना बैठ जाओगे, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। मैं तुम्हें आसान सा तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इन इक्वेशन को। आप उस अल्फाबेट को देखिए जो सबसे बार ज्यादा रिपीट हो रहा है। यहां ए 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। सी यहां, सी भी 2 बार रिपीट हो रहा है। डी यहां और डी यहां पर इस इक्वेशन में, डी भी 2 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है। ए 2 बार, सी 2 बार, डी 2 बार, बी 1 बार ही आ रहा है। ए सी और डी आ रहे हैं 2 टाइम्स, है ना, और डी आ रहा है 1 ही टाइम्स। अब आपकी मर्जी है, तुम ए बी उस नंबर को देखो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर। इन तीनों इक्वेशन के अंदर ए सी डी 2 बार टाइम्स रिपीट हो रहा है। तुम्हारी मर्जी है, तुम ए सी या डी में से किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 1 मान लो, उसको 1 मानना जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स। इधर तो ये तीनों ही मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इन तीनों से किसी को मान लो। अगर मान लिया ऐसा होता कि ए 3 टाइम्स आया, सी और डी आया है 2 टाइम्स और डी आया है 1 टाइम्स, तो ऐसी कंडीशन में तुम किसको 1 मानते? तुम ए को ही 1 मानते, क्योंकि ए सबसे ज्यादा बार है। ये 3 अननोन इक्वेशन को सोल्व करने का शॉर्ट मेथड है, याद रख लेना। 3 अननोन इक्वेशन को सोल्व करने का शॉर्ट मेथड है। जैसे मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और मोमेंटम के बीच एक रिलेशन बताया था कि 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद आ रहा है? ऐसा ये याद रखना, मैथमेटिक्स में कभी भी जब लाइन इक्वेशन पे आता है ना, ऐसे कर सकते हो। तो मैं लेट मान लेता हूं कि ए की वैल्यू क्या हो गई है 1। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई है तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? और यहां पर तो C की वैल्यू क्या है? 1 है, D की वैल्यू 3/2 है, 1 प्लस 3/2 कितना हो गया? 5/2। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2B इज इक्वल टू 5/2, B इज इक्वल टू 5/4 आ गया। B की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। देखो एक झटके में पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी ना। ये शॉर्ट ट्रिक बता दी है मैंने तुम्हें, शायद तुम्हारे राज रोशन सर को भी ना पता हो। ठीक है, फाइन है। हाँ, वो 20% इंक्रीज और डिक्रीज वाला है, वो भी ना पता हो। चलो इधर आइए, अब वैल्यूज पुट करिए। तो यहां क्या आ गया? 1 NH3 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 5/4, 5/4 O2, और C की वैल्यू कितनी है? 1 NO, और D की वैल्यू क्या है? 3/2 H2O। ये बैलेंस हो गई है। अब क्वेश्चन में ना ट्विस्ट आ सकता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन था और बोला था भाई ABCD की वैल्यू बताओ, ABCD की वैल्यू बताओ। पेपर में अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए होते तो तुम्हें जो स्कूल में मेथड बताते हैं ना, तुम लोगों ने करा होगा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करके, तो तुम्हारा वो मेथड हो जाता फेल। ये बैलेंस हो चुकी है, ये भी बैलेंस है, यहां पर ये भी बैलेंस है। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला मेथड में ऑप्शन में ऐसे फ्रैक्शन में ऑप्शन दे दोगे तो ए की वैल्यू हो गई ये। लेकिन हम लोग जो केमिकल रिएक्शन फ्रैक्शन वाला पार्ट हमें अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता, तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन को हटाना है। अब फ्रैक्शन में देखिए कौन कौन सा? 5/4 और 3/2। 5/4 3/2 का डिनोमिनेटर देखे, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। फ्रैक्शन में जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो वैल्यू पिक कर लो। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। 4 है ना, बस कुछ नहीं करना, इस 4 को पिक करो। इधर भी पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इस पूरी इक्वेशन को 4 से जब इसको 4 से मल्टीप्लाई तुमने किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? 4NH3, है ना। और यहां क्या बनी? 4, क्या बनी? 4 गुना 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 बच गया। तो यहां क्या बना? 5O2 गिव राइज टू 4NO प्लस 3/2 गुना 4 करा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो गया। तो प्लस यहां पर क्या आ गया? 6 वाटर आ गया। प्लस यहां पर क्या आ गया? 6 वाटर। बैलेंस हो गई, तुम खुद देख लो। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के यहां कितने हैं? 4 हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन के कितने हैं? 4। बैलेंस, यस। हाइड्रोजन को देखो, 4 थिया 12। हाइड्रोजन को इधर देखो, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं होता ना, बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को देखो, 5 दूनी 10। इधर देखो 4 इधर और 6 इधर, तो 4 + 6 कितना हो गया? 10। बैलेंस हो गया या नहीं हो गया? सो दिस इज हाउ यू विल डू। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू पूछी होती तो ये होती है, अगर बिना फ्रैक्शन के पूछी है तो ये है। सिंपल है ना मेथड? 1-2 क्वेश्चन खुद से करने के लिए तैयार हो? फटाफट से मुझे बताइए, तुम करोगे अभी।
यस और नो? क्लियर? डन। सर हम H2O क्यों लिखते हैं, O2H क्यों नहीं लिखते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में आता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सर मैं लड़का हूं। सर मेरे पापा ने नाम मेरा मयूर रखा है। सर मुझे मयूरी क्यों नहीं बोलते हैं? सर मैं लड़का हूं। सर मैं पैंट शर्ट पहनता हूं। सर मैं सलवार कमीज, या सर मैं सूट क्यों नहीं पहनता हूं? सर मैं साड़ी क्यों नहीं पहनता हूं? तो जैसे तू साड़ी सूट नहीं पहनता, तू लड़का है, तेरा नाम मयूर है, मयूरी नहीं बोलते हैं, ऐसे ये वाटर है, इसको H2O ही लिखते हैं, कोई रीजन नहीं है इसका। चिमकांडी सा कहीं का, टपोरी कहीं का। हम हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करें? बस सुन लिया कर, क्या क्या मैंने फ्रैक्शन में जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा, सुनते क्यों नहीं हो बे? टपोरी हो क्या तुम लोग? बे कान के अंदर रुई हुई लगा के बैठते हो क्या? बे कान के अंदर अगर मैल भरा है तो सरकारी अस्पताल में 5 रुपए की पर्ची बनती है, कान का मैल साफ हो जाता है। बे कान के अंदर क्या भूस भरा क्या तुम्हारे? सुनते नहीं हो क्या तुम लोग? अभी कहा कि फ्रैक्शन की वैल्यू जिसकी भी बड़ी आएगी, अगर यहां फ्रैक्शन की वैल्यू 3 होती, यहां 2 होती, तो 3 से मल्टीप्लाई करते। क्या टपोरी हो बे तुम लोग? कान के अंदर क्या कुछ भर के बैठते हो? कपड़ा वपड़ा ठूस के बैठते हो क्या बे? गधे गए के। इधर आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। C4H10 ब्यूटेन है, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है A B C और D की वैल्यू बताइए। ठीक है, ABCD और डी की वैल्यू बताइए। पहला ऑप्शन है 2 13 8 10। दूसरा ऑप्शन है 2 8 13 10। तीसरा ऑप्शन है 2 10 13 8। चौथा ऑप्शन है 2 10, ठीक है, 8 और 13। 4 ऑप्शन गिवन है, जिस मेथड से मैंने बताया उससे सॉल्व करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट भी तरीका भी है, वो भी बताऊंगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके बताओ। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए जाए, आपसे ऑप्शन गिवन हो तो शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, और अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया हो, अगर ऐसे दे रखे हो तो आंसर कर सकते हो, लेकिन बाई चांस अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में दे दिए होते। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ए की वैल्यू, यहां ये सब ए की वैल्यू है, ये सब बी की वैल्यू है, सब सी की वैल्यू है, सब डी की वैल्यू है। चौथे से ऑप्शन चलो। हमेशा जब भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हो, सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन को पकड़ो, फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को पकड़ो। 90% मैं आपको बता रहा हूं,
चाहे आप ज्योग्राफी में हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, चाहे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, हिस्ट्री में एलिमिनेट कर रहे हो, सबसे पहले पहले ऑप्शन को उठा लो या आखिरी ऑप्शन को उठा लो, 90% आपको आंसर ए या डी में से बनेगा जब आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। देख लेना, यही सॉल्व हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। मैं पहले डी ऑप्शन को उठा रहा हूं। अगर ए की वैल्यू 2 होती तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाती? 4 2 जा 8। कार्बन को दूसरी साइड चेक कर लो, कार्बन के सामने क्या लिखा है? सी। यहां सी की वैल्यू कितनी है? यहां भी 8 है। चलो कार्बन तो बैलेंस हो गया, कार्बन तो बैलेंस हो गया। अगर ए की वैल्यू 2 होती तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाती? 20। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाती? 10 2 जा 20। हाइड्रोजन के सामने यहां क्या लिखा है? डी, और डी की वैल्यू यहां क्या लिखी है? 13। तो 13 दूनी क्या होती? 26 हो जाती। तो क्या ये बैलेंस है? खत्म, ये आंसर नहीं है। ऐसे ही इसको चेक कर लो, अगर ए की वैल्यू 2 हो जाती तो कार्बन की वैल्यू कितनी हो जाती? 8। और उधर भी कार्बन की वैल्यू कितनी है? कार्बन के आगे इधर सी लिखा है, इधर सी की वैल्यू कितनी है? 13। तो 8 और 13 बैलेंस नहीं हो रहा, ऑप्शन खत्म। अब इधर आ जाइए, अगर ए की वैल्यू 2 होती तो कार्बन की संख्या कितनी आ रही है? 8 आ रही है। चलो, कार्बन के सामने यहां क्या लिखा है? सी। तो इस वाले में सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 13। तो भैया यहां पर भी बैलेंस नहीं हो रही। अब इस वाले को चेक करो, कार्बन की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर 2 होती, कार्बन की वैल्यू हो जाती 8। इधर देखिए कार्बन के सामने सी, इधर सी की वैल्यू 8 है। चलो भैया ये तो हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लो, अगर ए की वैल्यू 2 होती, हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाती 20। इधर भी हाइड्रोजन के सामने डी लिखा है, तो 10 दूनी 20। तो चलो भैया ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पर आ जाइए, ऑक्सीजन के आगे इधर क्या लिखा है? बी लिखा है। तो 13 करेंगे तो 13 दूनी 26 है ना, ऑक्सीजन पे 26 आ गया। इधर देखिए, इधर क्या लिखा है? डी। डी में इधर कितना गिवन है? 10। तो हमने इधर क्या देखा? 10 ऑक्सीजन इधर हो गए। और इधर क्या गिवन है? सी। सी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 दूनी 16 और प्लस 16 ये गया, 26 हो गया। हाँ जी, ये तो बैलेंस हो गया। तो तुम देख रहे हो, यही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखना। अगर ऐसे गिवन हो तो पूरा मेथड यूज मत करना, बट अगर मान लो ऑप्शन ऐसे गिवन होते, 2 13 बटे 2 4 5, 2 4 5 13 बटे 2, अगर ऐसे ऑप्शन होते 2 5 4 13 बटे 2, ऑप्शन ऐसे होते 2 13 बटे 2, ठीक है, 2 13 बटे 2 और 4 और 5, तब आप क्या करते? देन व्हाट वुड यू डू? देन ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते बेटा? तब अगर हमारे पास ऐसे आता तो आप क्या करते? तब आपको कुछ नहीं करना, तो आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाते, यहां से इक्वेशन क्या बन जाती? 4C, सॉरी 4A, है ना, 4A कार्बन कहां है? यहां पर है, इज इक्वल टू सी। 10A हाइड्रोजन यहां कहीं है? नहीं है, हाइड्रोजन यहां है, इज इक्वल टू 2D। ऑक्सीजन पर आइए, 2B, 2B इज इक्वल टू 2C, है ना, 2C और प्लस D। ए कितनी बार आ रहा है? 2। सी कितनी बार आ रहा है? 2। डी कितनी बार आ रहा है? 2। बी एक बार। ए सी डी 3 बार आ रहे हैं। ए सी डी में से किसी को भी 1 मान लो। मैं किसको मान लेता हूं? लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू को 1। अगर ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 1 है ना, 1 है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अगर ए की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब इधर देखिए, यहां से हमें बी निकालना है। सी की वैल्यू 8, 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और डी की वैल्यू कितनी है? 5। 8 और 13 कितना हो गया? 13। 8 और 5 कितना हो गया? 13। और 13 बटे 2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू 13 बटे 2। तो अगर ऑप्शन ऐसे दिए होते तब तुम हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाते, तब तुम हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाओगे, तब तुम्हें यही पुट करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 13 बटे 2, सी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस मेथड से भी आप पुट कर सकते हो, जो मेथड मैंने तुम्हें बताया उससे। देखो, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई? 1C4H10, बी की वैल्यू 13 बटे 2 ऑक्सीजन, सी की वैल्यू 4 कार्बन डाइऑक्साइड और डी की वैल्यू में 5 वाटर। फ्रैक्शन सिर्फ एक ही है, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 2 है। तो इसका मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां क्या गया? 2C4H10 प्लस 13 ऑक्सीजन गिव राइज टू 4 2 जा 8, 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 2 जा 10 वाटर तुम्हारे सामने आ गया। तो तुम खुद देख रहे हो, 2 13 8 10, 2 13 8 10, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नो वन इन लीडर बोर्ड, सारे, हाँ 34% बच्चों का सही आंसर, बाकी सब टप हो रही है। ठीक है,
फाइन है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क ले दे रहा हूं, ये घर से करके लाना। तो ऑप्शन है NH3 प्लस Cl2 गिव राइज टू NH3 प्लस Cl2 गिव राइज टू N2 प्लस NH4Cl, N2 प्लस NH4Cl। मान लीजिए यहां A है, यहां B है, यहां C है, D है। तो A, B, C और D की वैल्यूज आपको बतानी है। ये क्वेश्चन तुम घर से करके लाओगे। आज की क्लास का स्वाहा। क्लियर है भाई? कोनो प्रॉब्लम, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत किसी बालक बालिका को तो फटाफट बता दीजिए। ठीक है, चलिए अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इस चैप्टर में बाद में हम लोग एक पार्ट और लगेगा, खत्म कर देंगे। ठीक है सर, डाउट देख लीजिए। हाँ, अच्छे अच्छे डाउट होंगे तो जरूर देखेंगे, गंदे गंदे होंगे तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। सर m ऑर्बिटल शो कर रहा है तो l का शो करता है। सर m ऑर्बिटल शो कर रहा है तो l का है। l ही तो ऑर्बिट, अरे l आपको, l ऑर्बिटल बता रहा है। m के अंदर हमें ये पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। m ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ गए? ठीक है। और l आपको बता रहा है कि s के पास सिर्फ एक ऑर्बिट है, p के पास दो ऑर्बिट है, d के पास तीन है, f के पास चार है। मेरा एड्रेस कौन मांग रहा है बे? कौन मेरी फील्डिंग सेट करना चाहता है बे? कौन मांग रहा है मेरा एड्रेस? किसमें इतनी हिम्मत हो गई मेरी फील्डिंग सेट करने की? ज्यादा फील्डिंग फील्डिंग करोगे ना तो बेटा ये सुंगा के बेहोश कर दूंगा। समझ गए ना? ज्यादा फील्डिंग फील्डिंग करी ना तो ऐसे बेहोश कर दूंगा सुंगा सुंगा के। समझ गए ना? कौन मांग रहा है बे एड्रेस? सर आपकी हेकड़ी कैसे निकाले? ये रूम फ्रेशनर है और कुछ नहीं है। भाग जाओ, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, निकल लो यहां से, पहली फुर्सत में निकल लो। चाचा ने की है फील्डिंग सेट आपकी? अच्छा, हाँ मेरी क्लास है, चलो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो, टेक केयर, बाय बाय। मैं जब एक बार में बोला निकल लो तो समझ में नहीं आता क्या?